हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत में आनुवंशिकता हेरेडिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में जीव विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल है, हुगो डी ब्रिज है, चार्ल्स डार्विन है और थॉमस हट मॉर्गन है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं टोटल आपको 17 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये 17 क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस के बराबर होंगे, क्योंकि मैं डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों को उसमें मिलाने का प्रयास किया हूँ, ताकि आपको कम समय में बहुत ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करा सकूं। तो चलिए और डिस्कशन को अच्छे ढंग से देखते चलेंगे। तो चलिए आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल है, हुगो डी ब्रिज है, चार्ल्स डार्विन है, थॉमस हट मॉर्गन है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ठीक है, इसलिए इन्हें आधुनिक जो आनुवंशिक विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों को प्रतिपादन करने में जिस जुधारी का उपयोग किया था वह था। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ड्रासोफिला है, स्नैप ड्रैगन है, ठीक है, और गार्डन पी यानी मटर है, और स्वीट पी यानी कि सुगंधित मटर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में इन्होंने किसके, तो गार्डन पी यानी कि जो मटर के जो कि यहाँ पौधे का इसका उपयोग किया था। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे हम सब देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए डिस्कशन के माध्यम से दोस्तों, तो इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक जो कि आनुवंशिक का पिता कहा जाता है और उन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जो कि यहाँ पर अधोलिखित है। देख सकते हैं कि प्रभाविकता का नियम था, और पृथक्करण का नियम था, और स्वतंत्र जो कि अपयूहन का नियम था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन है कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर और उपयुक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है देख सकते हैं किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत जो कि लैंगिक जनन पर आधारित है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम जो कि मैपिंग का इनमें से संबंध है। ठीक है, जैसे ऑप्शन है कि रक्त वर्गीकरण से, जीन्स का चित्रण से, स्नायु केंद्रों का चित्रण से या मस्तिष्क का चित्रण से। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जीनोम चित्रण का अगर बात करें हम, तो जीनोम चित्रण का जो संबंध है जीन्स के चित्रण से संबंधित है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का जो संबंध है जीन्स के चित्रण से है। ठीक है, और किसी भी जीव के डीएनए विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। ठीक है, देख सकते हैं जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं गुणसूत्रों की वंशगति का सिद्धांत जो है वंशागत का सिद्धांत दिया था। ठीक, किसने? मेंडल ने, सुटन ए बॉवेरी ने, या मूलर ने, या फिर वाल्ड डेयर ने। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही थी कि गुणसूत्रों के वंशगत का सिद्धांत को किसने दिया था, तो सूटन एवं बॉबेरी ने दिया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि वाल्टर शूटर और थियोडोर बॉबेरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत यानी क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ हेरेडिटी दिया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते जीन है क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है, या उपरोक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जीन है एक क्या है, डीएनए का एक क्या है, भाग है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रत्येक जो गुणसूत्र में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि समानता एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से लेकर 1 लाख जोड़े न्यूक्लियोटाइड्स एकलक यानी कि अणु होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन और प्रजनन। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आप देख सकते हैं कि उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाला परिवर्तन को उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशनल जो कि कहते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि उत्विकास के लिए अनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं कि ऑप्शन है गुणसूत्र कहते हैं, डीएनए कहते हैं, जीन कहते हैं, या फिर केंद्रक कहते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें और ठीक है कि हमारे शरीर में जो आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं क्रोमोसोम पर स्थित जो कि डीएनए की बनी ऐसी जो कि अति सूक्ष्म संरचनाएं जो कि आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण करती हैं और जीन कहलाती है। ठीक है, और जीन जैसे जीवों के भीतर शरीर में आनुवंशिकता के मूलभूत इकाई है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या, ठीक है, ऑप्शन है कि आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही किसी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, स्थिर रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है कि उनकी ना संख्या बढ़ती है ना घटती है, बल्कि क्या रहती है, स्थित रहती है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सामान्यतः किसी प्रजाति में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर यानी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा जो वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि जीव कोशिकांगों में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व होते हैं। ऑप्शन है कि एंजाइम है, हार्मोन है, आरएनए है, डीएनए है, और उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो जीव कोशिकांगों में जो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायित्व होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनए होते हैं। कौन होता है, डीएनए होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, तो इस तरह जीव कोशिकांगों में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायित्व होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इसे डिस्कशन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि पलवन मान जो कि जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है, टॉमस हॉट मॉर्गन है, बर्बरा मैकली टॉक है, और वाटसन और क्रिक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, पलवन यानी कि जो पलवन जो मान जीन जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन बर्बरा जो कि मैकली टॉक है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, जो यहाँ से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पलव मान जो कि जीन जंपिंग के सिद्धांत के प्रतिपादन बर्बरा मैकलिटॉक थे, ठीक है, जिन्हें 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देख सकते हैं कि इन्होंने मक्के के पौधों पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समर्थ है, ठीक है। और इसमें बातें और बताई गई देख सकते हैं, ठीक है, कि अध्ययन के तौर पर, ठीक है, अध्ययन के तौर पर उन्होंने देखा कि जंपिंग जीन द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उसमें मक्के के दाने पर कुछ धब्बे यानी कि स्पॉट पड़ जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें कि ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजेबल मनी कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं जिनका विकास की प्रक्रिया महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता, ठीक है। तो ऑप्शन है कि एडिनिन है, ठीक है, टायरोसिन है, ठीक है, और गुआनिन है और साइटोसिन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि डीएनए में उपलब्ध देख सकते हैं कि जो टायरोसिन होता है जो कि वो क्या करता है, एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एडेनिन जो कि और गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है, ये अम्ल बनाते हैं, ठीक है। और जबकि टायरोसिन की बात करें हम तो एक जो कि अतात्विक अमीनो अम्ल यानी कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है जो कि स्तननियों के शरीर में ही निर्मित होते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और टायरोसिन नामक एक देश अमीनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, ठीक है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जनपत्री के भांति जनकों को से संतान में पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनए में मौजूद शर्करा होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है, ठीक है, या राइबोज होता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें डीएनए में मौजूद जो शर्करा क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल आरएनए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इनका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, डीएनए का और आरएनए का, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, जो ये भी आपको याद रखना और ये भी याद रखना है। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स अनुभाग लेते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं डीएनए एक मुख्य केंद्रक होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा यानी डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसके विपरीत देख सकते हैं कि आरएनए में क्या होते हैं, मुख्य जो कोशिकाओं में साइटोसोल में होता है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं में शर्करा, राइबोज, नाइट्रोजनीय समाक्षार और देख सकते हैं एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में आपको रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं डीएनए की खोज किसने की, ठीक है, देख सकते हैं कि डीएनए की खोज किसने की, तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक या ग्रेगर मेंडल, जॉनसन, हर्बर्ट गोविंद खुराना, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो यहाँ देख सकते हैं कि जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक और ग्रेगरी मेंडल और जॉनसन, हरगोविंद खुराना, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि यह गलत धारणा बताया गया है। डॉक्टर जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, एफ विल्किंस एवं फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी, ठीक है। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाम को आपको ध्यान में रखनी है।
वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण के द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था, ठीक है। और वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। देख सकते हैं कि जैकोब तथा मोनेट के द्वारा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, एच.सी. खुराना के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डीएनए की जो द्विकुंडलिक जो संरचना है, यहाँ से क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो वही है कि डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना देख सकते हैं कि वाटसन तथा क्रिक के द्वारा इसे खोजा गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और एच.एम. विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण के द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना प्रस्तुत किया था। और इसके अनुसार एक पीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता, बल्कि सर्पिलाकार, देख सकते हैं कि सीढ़ी नुमा जो सदृश द्विकुंडलिक डबल हेलिकस संरचना के रूप में होती है, ठीक है। और देख सकते हैं कि एक डीएनए कुंडलिक में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर तक लंबा होता है, ठीक है। और देख सकते हैं कि इसमें 10 क्षारक युग्म होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए तो दोस्तों, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? ऑप्शन है कि डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करिए। तो देखिए दोस्तों, राइबोसोम्स होते हैं, एक क्या होते हैं, एक प्रकार के देखा जाए तो आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड की बातें, और ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से पूरा करते हैं देखकर। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या फिर राइबोसोम्स जो कि आरएनए अणु है, जो कि विशिष्ट जैव रासायनिक जो कि प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी ऑल्टमैन को 1989 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, बस 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकांगों के डीएनए जो कि में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि कार्बन 14 समस्थानिकों का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, या फिर एक्सरे तकनीकी का, या फिर कोयला खनक का, या फिर रंगेज और रंगसाज का। तो आपको कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर को देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, कि कार्बन की देखें तो एक्सरे जो तकनीकी है, ठीक है, तो एक्सरे जो तकनीक है, तो इनको क्या होता है यहाँ पर कि इन व्यक्तियों को कोशिकांगों के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि एक्सरे जो तकनीक की जो है व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपने कोशिकांगों सेल के ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। और डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल एसिड है, यानी कि एसिड है जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो भी 17 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन थे जो जीव विज्ञान जो कि आनुवंशिकता से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लाने का प्रयास किया, यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इससे आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।